स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। और इस सेगमेंट में जो हम बात करने जा रहे हैं वो वाकई कुर्सी के पीछे लगी होड़ की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त जो हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है वो है विपक्ष के सारे नेता केंद्र को घेरने के लिए, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक होना चाहते हैं, लेकिन उस एकता में भी कौन ऊपर दिखाई दे इसकी लड़ाई है। अब विपक्षी एकता में कौन रोड़े अटका रहा है? क्या राहुल गांधी है या कोई और है, ममता बनर्जी है, जिसको दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है इसीलिए एक नहीं हो पा रहे हैं? ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 12 जून को पटना में ऑपोजिशन की जॉइंट मीटिंग होने वाली थी। जगह तय थी, तारीख तय थी, कांग्रेस पार्टी से पूछकर दिन तय किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कल बताया कि यह मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। अब यह 23 या 25 तारीख को हो सकती है। और इसके पीछे की कहानी यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रतिनिधि आएगा। ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया, उनकी तरफ से भी कोई और आने वाला था। इसीलिए नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि अगली बार जब हम बुलाएंगे तो सबको आना होगा और उसमें अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, पार्टी प्रमुखों को ही उस बैठक में आना पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला कर। और इसके पीछे दूसरी कहानी कि कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि अब विपक्षी एकता को दिखाने वाली जो भी तस्वीर खींचे वो ऐसे राज्य में खींचे जहां पर कांग्रेस की सरकार हो। इसीलिए उन्होंने जगह का सुझाव दिया है शिमला। वो शिमला में चाहते हैं कि ऑपोजिशन मीट होनी चाहिए। वजह यह कि कांग्रेस पार्टी सेंटर में दिखे विपक्ष के सारे नेताओं के बीच और राहुल गांधी चमकते हुए दिखाई दें। तो क्या कांग्रेस में वो ताव आ गया है कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद? भाई कांग्रेस है आखिर। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने ये 12 तारीख का कार्यक्रम रद्द करके ये बताया कि बॉस हम हैं, कि विपक्षी एकता होगी तो हमारे नेतृत्व में होगी और वो दिखनी चाहिए कि हम उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं। जगह हमारी, एजेंडा हमारा। बिल्कुल। जो नीतीश कुमार मिले थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से 22 मई को और उनसे कहा कि एक दो दिन में वेन्यू और टाइम जो है तय करके घोषणा कर देंगे। 6 दिन बाद पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 12 जून को होगा। जयराम रमेश ने उसके 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी व्यस्त है, कोई और जाएगा वो हम बाद में बताएंगे। MK स्टालिन ने फ़ोन किया कि तारीख बदल दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, मना कर दिया नीतीश कुमार ने। तो उन्होंने कहा कनिमोझी जाएंगी। इसी तरह से सीताराम येचुरी ने कहा ये तारीख हमको सूट नहीं करती है, नहीं बदली गई। तो कांग्रेस ने ये संदेश दिया है कि भाई ये विपक्षी एकता जो है वो हमारे नेतृत्व में हो रही है, उसकी धुरी हम हैं, तो हम एजेंडा तय करेंगे। ये जो बातें बोली हैं नीतीश कुमार ने, ये आफ्टर थॉट की तरह से है या एक तरह से फेस सेविंग है कि अध्यक्षों को ही आना पड़ेगा। भाई जब मना कर रहे थे ये लोग तब तो आप नहीं बोले ये बात। जब जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी नहीं बोले आप कि नहीं अध्यक्ष आएंगे तभी होगी बैठक, नहीं तो नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को बता रही है कि हमने आपको एक काम सौंपा है, आपको इसका कन्वीनर नहीं बना दिया है अभी। और दूसरी बात कि जिस तरह से ये एकता का प्रयास हो रहा है उसमें नीतीश कुमार को इसलिए काम सौंपा गया था कि उम्मीद थी कि वो इस एकता का दायरा बड़ा करेंगे जी। अभी तक जो है वो जो कांग्रेस के साथ अलायंस कर चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, ज़्यादातर वही पार्टियां हैं। 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में संशय है, TMC और आम आदमी पार्टी। उनका भी रुख नीतीश कुमार कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है उनका। नहीं तो जो लीडरशिप रोल विपक्षी एकता में नीतीश कुमार ने लिया था अपने हाथ में, अब उस पोजीशन में अब वो नहीं दिख रहे। नहीं, हम कह रहे हैं कि जो लीडरशिप रोल कांग्रेस ने दिया था अच्छा, अब वो कांग्रेस उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि हमको दिखना चाहिए इसका इनिशिएटिव लेते हुए, हमको दिखना चाहिए लीड करते हुए। हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम विपक्ष की एकमात्र जो है ऑल इंडिया पार्टी है। अच्छा चलिए ठीक है। अगर पटना जाने में दिक्कत है, मान लीजिए बैठक शिमला में हो जाती है, जैसा खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे राज्य में बैठक कीजिए, बैठना तो वहां भी ममता बनर्जी के सामने ही पड़ेगा। अब तो कांग्रेस के लिए और मुश्किल है कि ममता को खुद बुलाना पड़ेगा, ममता जी को। नहीं देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और वो धुरी बनना भी चाहेगी
और जिस तरह से कर्नाटक की जीत हुई, हिमाचल की जीत हुई, तो उसके बाद देखिए जब एनडीए बना था तो सारी बैठकें बीजेपी के प्रभाव में ही होती थी। सारे नेता बीजेपी के ही नेताओं के उसमें आते थे। जॉन फर्नांडिस उसके कन्वीनर जरूर थे, चेयरमैन अटल जी थे, और जो भी बैठकें हुई दिल्ली में होती थी या जहाँ भी होती थी वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रभाव के इलाके में होती थी। अब चूंकि यूपीए जो बना था वो चुनाव के बाद बना था, तो इसलिए वो एक अलग परिस्थिति थी। अभी चुनाव के पहले एक मोर्चा, एक गठबंधन बनना है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी उसके प्रभाव में उसका प्रभाव रहे। लेकिन अभी जो 12 जून की बैठक थी, इसको लेकर के पहली बात तो ये है कि कई दलों ने कहा कि साहब उनसे बिना पूछे तारीख घोषित कर दी गई, उनके अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए थे। नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, बैठक रख लेंगे? ममता जी ने तो कहा था, उनसे कहा था आप करिए बैठक, हम आएंगे। नहीं, तारीख की जो बात हो रही है ये उनका कहना है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रोग्राम 12 लगा हुआ था, वो 18 जून को लौटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम लगे हुए, जैसा ही कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के लोगों का। लेकिन ये बात सही है कि ये पेच कुछ जरूर है। अब स्टालिन भी नहीं आ रहे हैं, जाहिर है कि स्टालिन कनिमोझी आएंगी, अगर अखिलेश यादव मान लीजिए शिवपाल को भेज दें या वो केसी वेणुगोपाल चले जाए, तो ये क्या फैसला करेंगे? फैसला तो नीतीश कुमार की बात ये सही है कि फैसला तो तभी होगा जब वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, शरद पवार हों, एमके स्टालिन हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, जो भी तेजस्वी तो कर रहेंगे, तो तब फैसला हो सकता है ना। प्रतिनिधि फैसला थोड़ी करेंगे, प्रतिनिधि तो खाली बात करके फिर अपने हाईकमान को बताएंगे, तो प्रोसेस और लिंक ऑन होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, जो फैसला लेने वाले हैं, वो वहां पर रहे। तो ये तो नीतीश कुमार, लेकिन ये बात जो प्रदीप जी कह रहे हैं, ये बात पहले से तय होनी चाहिए। जब आपने तारीख की घोषणा की तो उसमें ये शामिल होना चाहिए कि अध्यक्ष ही आएंगे। तो अब देखना है, 23 जून की तारीख हो या 25 जून की हो, शिमला में होती है कि बेंगलोर में होती है कि दिल्ली में होती है, हो सकता है एक कंप्रोमाइजिंग फार्मूला ये हो जाए, नहीं दिल्ली में ही करो। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के संबंध अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी के साथ उतने सुधर चुके हैं कि अब ये एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए हमको दिखाई भी नहीं? टाइम मांग रखा है अरविंद केजरीवाल ने, कितने दिन हो गए, टाइम नहीं दिया राहुल गांधी ने। अभी तो अरविंद केजरीवाल का मसला जो है, जब तक ये राज्यसभा वाला फैसला कांग्रेस नहीं करती है अध्यादेश पर, तब तक संबंध सुधरने का कोई वो लगभग तय है कि वो क्या फैसला होगा। वो नहीं, अभी झुलाएगी कांग्रेस, अभी और झुलाएगी। देखिए सौरभ जी, बेसिक गड़बड़ है। अब मौसम है गर्मी का, तो शिमला और में नीतीश जी कह रहे हैं पटना में। अच्छा, मौसम बदला है ना भाई, पटना में पुल भी गिर रहा है। पटना में जो पुल गिरा है उसको लोग कह रहे हैं जो विपक्षी एकता जैसे भरभरा गिर रही वैसे पुल गिर गया। लोग प्रतीक खोज रहे हैं ना, तुलना करते हैं कैसे दिख रहा है। अब मौसम तो शिमला लायक है, कांग्रेस कह रही कि मौसम बदल गया है। ये पटना जाने का मौसम अब नहीं है। कांग्रेस समझा रही कि देखो भैया, हम बड़ी मुश्किल से तो राहुल जी को यहां तक ला पाए हैं, कितनी मुश्किल हुई, कितनी कोशिश हुई, क्या क्या नहीं किया गया। और उसके बाद राहुल जी अब थोड़ा दिख रहे हैं, उनके ऊपर सीधा आरोप नहीं लग सकता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उन्हीं के जरिए सारी चर्चा होगी। नीतीश जी चाह रहे थे कि नहीं नहीं सब कुछ हो, वो कहें कि नहीं नहीं हम तो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन सब कहेंगे देखिए भाई नीतीश जी आप ही सब समझाइए, किसी तरह से आप ही संभाल लीजिए। अब नीतीश जी के मन में जो ये गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाली भावना थी, वो गड़बड़ाती दिख रही है। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी मन बना चुकी है। यहां दो तरह की चीजें हैं। एक मोर्चा है जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी 303 से नीचे 272 वाले के नीचे कितनी चली आए, यानी हम सबको कुछ कुछ मिल जाए। कांग्रेस चाहती है कि हमारा हिस्सा 100 के ऊपर जाए। तो बड़ी सीधी सी लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी इन लोगों को अपना हिस्सा नहीं देगी, उसके टारगेट पर वही है। इसलिए ये लड़ाई आपको भले दिखती है कि वो भाजपा से लड़ रहे, ये आपस की लड़ाई है, अभी सुलझना बहुत मुश्किल जो है, भी आपने ज्यादा कहा मुश्किल इसमें तो है। बड़ा अंतर्विरोध है, और इस पर कैसे सेटल होंगी दोनों कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दलों की बातचीत? नहीं। कांग्रेस, आप कह रहे हैं कांग्रेस का एम है अपना नंबर बढ़ाना, बाकियों का एम है बीजेपी का नंबर घटाना। नहीं, बड़ा कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही है। विपक्षी दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने जो साथ आने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 200 सवा 200 सीटें लड़े, बाकी हमारे लिए छोड़ दे। कांग्रेस कह रही है कि हम 350 से एक सीट कम नहीं लड़ेंगे, तो 197 सीटें बचती हैं बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए। तो असली मामला जो फंसेगा, नेतृत्व तो छोड़ दीजिए, सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर। ठीक है, चलिए, ये तो हमने अभी विपक्ष की बात की है जिसमें बहुत सारा अंतर्विरोध दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर लगातार आप सुनते हैं कि भाई बीजेपी तो अकेली रह गई, शिवसेना चली गई, उसके अलावा अकाली दल छोड़ करके चले गए, तो सहयोगी कोई बचा नहीं है। लेकिन कैसे एनडीए को दोबारा बुनने की कोशिश हो रही है। बीजेपी भी समझ रही है कि यहां विपक्ष एक हो रहा है तो हमें भी लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा। उसको लेकर जो कोशिशें हो रही हैं उस पर एक नजर डालते हैं जरा, कि कैसे
दोबारा एनडीए को रिवाइव करने में जुटी हुई है नरेंद्र मोदी की पार्टी। बिहार में ले लें, एलजेपी के दोनों गुटों को साथ लाने की तैयारी हो रही है, चिराग पासवान और उनके चाचा को साथ लाने की। तेलंगाना में जनसेना पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी, उनको साथ लाने की कोशिश है, वाईएसआर के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश है। पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में अब जो शिवसेना है, यानी जिसे हम शिंदे गुट कहते हैं, वो उनके साथ अभी पहले से मौजूद है। और कर्नाटक के अंदर अब जो ये कर्नाटक का चुनाव हुआ है, उसके बाद परिस्थितियां काफी बदली हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक में जेडीएस की शक्ल में एक सहयोगी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप खुद सुनिए जरा क्या कहा है एचडी देवेगौड़ा ने, उनके सुपुत्र ने। अभी जो ये ट्रेन हादसा हुआ, इस पर भी रेल मंत्रालय को क्लीन चिट देती हुई उनकी पार्टी नजर आ रही है। Sir, as far as these all parties are coming together to fight against BJP, what is your stand on that, sir? No, we are here. Our party has taken the decision to, first of all, we wanted to strengthen the party in the local elections. We have not yet taken any decision on the parliament issue. तो देवेगौड़ा कह रहे हैं कि सवाल साफ था, आप ये विपक्षी दलों के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हमने इस पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपने संपर्क सूत्र और तार जो हैं वो जोड़ना शुरू कर दिए हैं जेडीएस के साथ भी। प्रदीप जी, एनडीए तो बताता है विपक्ष खत्म हो गया, एनडीए में तो कोई बचा नहीं। नहीं, देखिए, जिस दिन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था, उस दिन आपको याद होगा कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ कहा कि ये बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है कि हम क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं, तो ये इसको हमको बदलने की ज़रूरत है। एनडीए जो है वो एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो 25 साल सरवाइव किया है, तो इसलिए हमको इसको रिवाइव करना चाहिए। ये हमारा अचीवमेंट है क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग का। तो उस दृष्टि से अब अकाली दल से भी समझौता हो सकता है। जिस तरह से बाई इलेक्शन में जालंधर में दिखा कि अगर बीजेपी और अकाली दल के वोट जोड़ दिए जाएं तो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं जीत के। जेडीएस से समझौता हो सकता है। इसके अलावा अभी रविवार को चंद्रबाबू नायडू मिले हैं अमित शाह से, जनसेना पहले से साथ है। आपने अभी चिराग पासवान और उनके चाचा की बात की, उनमें तो समझौता नहीं होने वाला। तो इसलिए ज़्यादा संभावना है कि चाचा की पार्टी का विलय हो जाएगा बीजेपी में और चिराग पासवान से समझौता बन जाएंगे। हाँ, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, तो इस तरह से छोटी पार्टियों को जोड़कर बीजेपी एनडीए को, हाँ, अपना दल पहले से साथ एक एनडीए को एक नया स्वरूप देना। बिहार में एलआई है बीजेपी के पास, यूपी में एलआई है, तेलंगाना में मिल जाएगी जनसेना पार्टी, आप बता रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस मिल जाएगी, पंजाब में अकाली दल मिल जाएगा, महाराष्ट्र में शिवसेना ऑलरेडी है, और तमिलनाडु में एआईएडीएमके तो साथ है ही। हाँ, वो तो एनडीए का हिस्सा है। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा छाता नजर आ रहा है अगर आप विपक्ष की तुलना में। नहीं, छाता ऐसा है कि देखिए बीजेपी की जो अलायंस है, बीजेपी कांग्रेस के एलआई का फर्क समझिए। मान लीजिए कांग्रेस का अलायंस बिहार में जिनके साथ है, वहाँ कांग्रेस बहुत जूनियर पार्टनर है। यहाँ उल्टा है, यहाँ बीजेपी मेजर पार्टनर है। यूपी में मान लीजिए अपना दल है या राजभर है, तो ये सब सपोर्टिंग रोल, या चिराग पासवान की पार्टी होगी सपोर्टिंग रोल में होगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मेजर पार्टी होगी वहां पर अगर अलायंस होता है तो। पंजाब में बीजेपी आंध्रा में, तेलंगाना में जूनियर होंगे, आंध्र प्रदेश में सीनियर पार्टनर नहीं। लेकिन आंध्रा में वो टीडीपी के साथ जाना चाहती है पार्टी या वाईएसआर को खुश रखना चाहती है? नहीं, अगर तेलंगाना में अलायंस हो जाता है टीडीपी से, तब आंध्र में भी जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ इनसे करें वहां ये नहीं हो सकता। हालांकि आना दोनों चाहते हैं। वाईआरसीपी मतलब जगन रेड्डी भी चाहते हैं कि एनडीए में पार्लियामेंट में आए थे, पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में वो, लेकिन वो आएगा एक ही, दो में से एक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। तो या तो चंद्रबाबू आए या जगन आए, और अगर आएंगे तो दोनों, फिर ये नहीं होगा कि तेलंगाना में खिलाफ। तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि भाई क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बीजेपी है, या हम चाहते हैं कि केवल राष्ट्रीय पार्टियां ही चुनावी फलक पर दिखाई दें, ये इंप्रेशन दूर करना है, तो क्या बीजेपी को इस बात का ये आभास लग रहा है कि भाई हमें भी अगर जरूरत पड़े तो कोई हमारे साथ होना चाहिए? सौरभ जी, इसको जो अभी आपने सबसे पहले जो सुनाया जनता दल सेकुलर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, ये सारी कहानी बस उतने से साफ हो जाती है। कांग्रेस जैसे मजबूत होती दिखेगी,
ये जिनको आप कह रहे हैं यूपीए और एनडीए में एक और बेसिक डिफरेंस है। यूपीए में जो लोग हैं वो मजबूरी में कांग्रेस के साथ होते हैं, एनडीए के साथ स्वाभाविक साझेदार हैं। क्यों स्वाभाविक साझेदार हैं? क्योंकि उन दोनों की एक ही तरह के वैचारिक धरातल पर बरसों से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। एनडीए में जो पार्टियां रही, जो अब अलग भी हो गई, चाहे आप शिवसेना कहें, पुरानी नई जो भी कह लें, या अकाली दल कह लें, लेकिन यूपीए में जो है उनको लगता है कि अगर कांग्रेस ज्यादा बढ़ने लगी तो हमारा अस्तित्व तो खतरे में है। ये जो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। अगर ये वाली स्थिति दिखेगी, यानी कांग्रेस पार्टी बढ़ती जाएगी, तो जो आप नाम ले रहे हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, इस सब से इतर भी यूपीए की पार्टियां भी एनडीए के साथ जाती हुई दिख सकती हैं। इसमें मुझे कोई राजनीतिक ममता बनर्जी जिस दिन कांग्रेस बहुत बढ़ेगी, जिसको आप बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होंगे, लेकिन ये बहुत प्रत्याशित है कि वो ममता बनर्जी पाला बढ़ चल सकती है, या ये लोग ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर देखना चाहूंगा, बाकी दोनों क्या कहना चाहते हैं। एक लाइन में बस कह देता हूं, संसद के लोकार्पण के दिन जो दिखा वो खेमेबंदी क्या थी? एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस पार्टियों की खेमेबंदी थी, लेकिन गुंजाइश अपनी बचा के रखे हुए थे। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस को बढ़ने दीजिए, यूपीए छोटा होगा, बड़ा नहीं। अब बीजेपी क्या कर रही है, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक चल रही है सुबह 11 बजे से, और इस बैठक में चुनावी राज्यों के लिए रणनीति हो रही है, बनाई जा रही है। 24 के चुनाव के लिए चुनाव के प्रभारी कौन होंगे, इसको लेकर के बीजेपी चेहरे तय करना चाहती है, और इसकी बैठक जो है चल रही है। चुनाव प्रभारियों का ऐलान जल्द हो जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव के मोड में है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आ चुके हैं और अभी आगे ये दिन और सुनहरे होंगे, लेकिन पूरे विपक्ष को साथ लेकर के चलने की चुनौती भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही हमें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी आज की परिस्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी एलाइज के मामले में विपक्ष से बेहतर दिखाई दे रही है। यूपीए जैसी चीज तो इस वक्त कोई दिखाई दे नहीं रही। कम से कम एक नया ही मोर्चा बनाने की कोशिश है। नहीं, देखिए, एक बात समझनी होगी कि केंद्र और राज्य के संबंध पर विचार करना होगा कि जो भी पार्टी स्टेट में सत्ता में होगी वो चाहती है केंद्र सरकार से उसके संबंध बेहतर हो। राज्य में सरकार चलाने में, राज्य के फाइनेंसेस को मैनेज करने में, केंद्रीय योजनाओं में मदद में, ये सब का फायदा होता है। तो जब तक ऐसा ना हो कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, तब तक जो है विरोध में नहीं जाते। आप नवीन पटनायक को देख लीजिए, जगन रेड्डी को देख लीजिए। हाँ, इसी तरह से जो है, इसलिए अब आप डीएमके की बात कीजिए। डीएमके को बीजेपी के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आ चुके हैं, सरकार में रह चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आएंगे। तो जो भी, और ममता बनर्जी की जो बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, वो असंभव बात नहीं, वो अंदर से चाहती है, लेकिन उनका वोट बैंक ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वो नहीं आ पाए। ममता बनर्जी चाहती है एनडीए में आना। वो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की तुलना में वो प्रेफर करेंगी बीजेपी को। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो एनडीए में आ जाएंगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन जब तक जरूरत वो चाहेंगी कि बीजेपी उनकी मदद करे, वो बीजेपी की मदद करे, लेकिन ये सब ढका छिपा रहे। ठीक नहीं, वो तो अखिलेश यादव के साथ भी है कि सहयोग की जहां तक बात है, तो मतलब जैसे ढके छिपे की बात कह रहे हैं, तो मुलायम सिंह जी के जमाने में ढका छिपा सहयोग बीजेपी और समाजवादी पार्टी में था। ठीक, चलिए, आज बहुत सारे विषयों पर बात हुई है। हमने रेल हादसे के बहाने क्यों क्या राजनीति हो रही है, बंगाल से हमने शुरुआत की। बंगाल की चुनावी रणनीति और चुनावी पॉलिटिक्स क्या कहती है। मध्य प्रदेश में कौन आगे दिखाई दे रहा है, शिवराज या कमलनाथ। राजस्थान में क्या खेल हो रहा है, सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे, कितना नुकसान कर जाएंगे अशोक गहलोत का। और उसके बाद हमने बात की है पूरे राष्ट्रीय राजनीति की। विपक्ष को एक करने की कोशिश एक और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं और उसको अब क्रियान्वयन में लाया जा रहा है। आपने सब देखा किस्सा कुर्सी का में। हमारे मेहमानों का शुक्रिया करेंगे, प्रदीप जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, और लौटेंगे हम कल आपके साथ एक बार फिर। जरूर देखिएगा दोपहर 1 से 3 बजे तक किस्सा कुर्सी का। कुछ और चुनावी बात होगी, खुलकर डायरेक्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।